कि इधर एस ब्लॉक के लोग हैं, इधर पी ब्लॉक के लोग हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी आग कूदो। आप लिखिए AR, फिर लिख दीजिए 4s2। और एक चीज देख लीजिए सर, 3D सीरीज का दूसरा मेंबर है, दूसरा मेंबर देखते ही आपने 2 लगा दिया। ये तो रिएक्शन करता है, टाइटेनियम एक मेटल है, वो तो रिएक्शन करता ही करता है, लेकिन ये भाई साहब रिएक्शन नहीं करते, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। इन्होंने खुद को रिड्यूस किया तो बाकियों को क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीडाइज करना पड़ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस माइंड मैप की सीरीज में स्वागत है। आज मैं आपके सामने D&M ब्लॉक लेकर के आया हुआ हूं। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में क्रिस्प, कंसाइज बट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। आज का टारगेट है इसको 1 शॉट में खत्म करना। आइए टारगेट की बात कर लेते हैं जी। ये हमारा जो प्यारा पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में आप इतना जानते होंगे कि इधर एस ब्लॉक के लोग हैं, इधर पी ब्लॉक के लोग हैं, बीच में जो नाच रहे हैं भैया जी ये लोग डी ब्लॉक के कहलाते हैं, और जिनको धक्के मार के यहां से वापस निकाल दिया गया ये सारे लोग एफ ब्लॉक के लोग कहलाते हैं। हमें जानना क्या है डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में। क्या क्या जानना है प्राइमरली आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इनका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। तो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं IUPAC के हिसाब से इसको एल्कली मेटल के लिए हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप है। ये इतना तो जानते होंगे, ये फर्स्ट है। ये कौन है भैया, हम इसको कहते हैं कि ये सेकंड ग्रुप है। अच्छा जी, फिर ये कौन है जी, ये थर्ड है। ठीक, अगला वाला क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, इतने कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो मेरे भैया, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है, जो ये व्हाइट कलर वाले दिख रहे हैं, ये लोग थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक आते हैं, 12 ग्रुप तक आते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक के जो लोग हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमें बाकियों पे चर्चा नहीं करनी, आज हमारी चर्चा का विषय डी एंड एफ ब्लॉक है। अच्छा जी सर, समझ गए। ये सब लिखना पड़ेगा या समझ जाओगे, है ना। यहाँ 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, चलो भैया गिनती भी लिख के आपको बता ही दिया हमने। अच्छा जी, अब मान लो ऐसे कोई पूछे कि भैया क्रोमियम जो है कौन से ग्रुप में आता है, तो आप बता देंगे ग्रुप नंबर 6 में आता है। इसी तरीके से मॉलिब्डेनम कोई पूछे तो आप बता सकते हैं वो ग्रुप नंबर 6 में आता है। ठीक है जी, अब हमें बात करनी है पीरियड नंबर की। ये किस पीरियड से लेकर के किस पीरियड तक फैले होते हैं जी। चलिए, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो ये जो पहला आपका एलिमेंट दिख रहा है स्कैंडियम, यहां से लेकर के जिंक तक की जो कहानी है, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज। और ये 3D सीरीज के लिए अगर पीरियड नंबर देखो तो यहां से देखो, ये पीरियड नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4th पीरियड से इसकी शुरुआत होती है। यहां लिखा नहीं जा सकता, बस यहां पे बता देता हूं, 4th पीरियड से इसकी शुरुआत होती है। और 4th पीरियड में भैया स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की दुनिया समाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बताइए कौन सा है 5th पीरियड की। अगर मैं बात करूं, ये मैंने पीरियड लिखे हैं, 5th पीरियड की बात करूं तो यट्रियम से लेकर के कहां तक जाएंगे भैया, कैडमियम तक, कैडमियम तक। ठीक है जी, इनको कहते हैं 4D सीरीज। ऊपर वाला है 3D सीरीज, इसको कहते हैं 4D सीरीज। और इसके बाद भैया इसके नीचे जो 6th पीरियड में आता है उसको हम लिखते हैं लैंथेनम, La। फिर हम लिखते हैं हाफनियम, फिर हाफनियम से आगे हम बताते हैं कि भैया Hg तक। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। ठीक है जी, 7th की बात करूं तो यहां पर आप यहां से एक्टिनियम से लेकर के UUB तक लिख सकते हैं, दैट इज 7th। ठीक है जी, समझ में आया। नाम कैसे लिखते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, बोलो 3D, दूसरे वाले को 4D सीरीज, इसके बाद 5D, इसके बाद 6D सीरीज। ज्यादातर आपके काम की बात यहां लिखी होती है, ये ज्यादा आपके मतलब पेपर में पूछा जाता है। अच्छा जी, हमें इनके एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन समझने हैं, तो हमें पता करना है भैया स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि देखो भैया ये आपको याद करना पड़ता है, याद करवाया गया होगा। हीलियम, यहां पे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। और एक बात और बताता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया जो माइंड मैप में पढ़ाई हुई चीजें हैं मेरे ही द्वारा इसके पहले, कृपया उसको एक बार देख लेंगे तो बहुत मजा आएगा। रटना कम से कम पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल को 1 घंटे में कराया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट देख लीजिए। ये 2 चीजें आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ही एक तरीके से कहो तो एक्सप्लेन करता है। तो ये 2 चीजें आप पढ़ करके देखेंगे तो मजा आएगा, मुझे लगता है आपको आता भी होगा। अच्छा जी,
समझना, हम कहते हैं कि भैया देखो आर्गन का कितना आता है, 18 आता है एटॉमिक नंबर, इसके बाद कितना हो जाएगा देखो 19, 20 और इसका कितना हो जाएगा 21। तो स्कैंडियम का आप लिखिएगा 21 और इसके बाद जिंक तक का आएंगे तो हो जाता है 30। सर ये हमें आता है, अच्छी बात है, मुबारकबाद। इसके आगे आइएगा, इसके बाद ये 20, ये कि भैया ये कितना हो गया 30। अच्छा यहां पर कितना आएगा, कितना जोड़ते हैं बताओ बताओ, 18 जोड़ते हैं सर 39 हो जाएगा, यहां पर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको आना जरूरी है। अब आइए लैंथनम पर, तो देखिए लैंथनम के जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है, दैट इज जेनॉन। तो जेनॉन का कितना होता है, कौन बताएगा जी, जेनॉन का कितना होता है, कहीं 54 तो नहीं होता। अच्छा अगर 54 है तो इसका कितना 55, 56 और इसका कितना होगा 57। देखिएगा भैया 57। अच्छा जी, लैंथनम से हाफनियम के बीच में, लैंथनम से हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप होता है और वो गैप कौन भर रहा होता है, 4f सीरीज के मेंबर, जिसको कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। जिसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज। सर ये आपने तो बताया नहीं, बताता हूं, समझिएगा। ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के सारे लोग 4f सीरीज के मेंबर कहलाते हैं। और ये लोग रहते कहां पर हैं, ये लोग रहते हैं भैया लैंथनम से हाफनियम के बीच में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, इसको क्या कहते हैं 4f सीरीज या लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि सीरियम से आगे जस्ट कौन आता है, लैंथनम। लैंथनम इज द लीडर, इसलिए इसके हिसाब से इनका नाम रखा गया लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है जी, लैंथनम कहां का है, डी ब्लॉक का है, लेकिन सीरियम कहां का है, एफ ब्लॉक का मेंबर है, इसको 4f सीरीज का मेंबर कहते हैं। सिमिलरली उसके नीचे जो लिखा है, ये थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, इसको हम कहते हैं 5f सीरीज। क्या कहते हैं, 5f सीरीज। ध्यान दीजिएगा ये कौन से लोग हैं, 5f सीरीज के मेंबर होंगे। अच्छा जी समझाता हूं, और भी अच्छे समझाऊंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए कि लैंथनम का अगर 57 है तो भैया जी सीरियम का कितना होगा, सोच के बताइए। अगर ये 57 है तो आप कह रहे हैं 57 के जस्ट बाद ये आता है तो दैट इज 58, फिर ये कितना है 59। ऐसे गिनते हुए आप यहां तक पहुंचेंगे तो ल्यूटेशियम का आपको 71 नजर आएगा। कितना आएगा, गिनते हुए पहुंचिए 71। अगर वो 71 है तो हाफनियम का कितना आएगा, 72 नजर आएगा। समझ बात आई। तो 57 से लेकर के 72 के बीच में 14 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक हैं। ये बात आपकी खोपड़ी में उतर जाए। अच्छा जी, अब बताइए Hg का कितना होता है, Hg का होता है 80। तो बेसिकली आपको यह समझ में आया कि ये 4f सीरीज जो होती है वो लैंथनम एंड हाफनियम के बीच में होती है। इनके लीडर का नाम यहां पर कौन है, लैंथनम। आप इसको ऐसे समझिए कि लैंथनम आगे खड़ा है पीरियोडिक टेबल में, उसके जस्ट पीछे सीरियम से लेकर के कौन खड़े भैया, ल्यूटेशियम तक के लोग खड़े हैं। और इनको हम क्या पुकारते हैं, 4f सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। नीचे लिखे लोग क्या कहलाते हैं, 5f सीरीज या एक्टिनाइड कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे यहां एक्टिनियम और RF के बीच में पाया जाता है, और ये लिख के मुझे बताना पड़ेगा जनाब। यहां पर देख लीजिए, अगला मैं लिख रहा हूं AC से लेकर के RF के बीच में, AC से लेकर के RF के बीच में कौन पाया जाता है, यहां पाया जाता है 5f सीरीज के मेंबर। यहां पाए जाते हैं 5f सीरीज के मेंबर। कृपया ध्यान दीजिए, AC और RF के बीच में 5f सीरीज के मेंबर, मतलब कि थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक के लोग पाए जाते हैं। चलिए एक्टिनियम का बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा, बता पाएंगे, बताइए एक्टिनियम का कितना होगा। अगर लैंथनम का 57 है तो इसमें आप 32 जोड़िएगा तो यहां पर बनेगा इसका 89। कितना बनेगा, 89। इसलिए कह रहा हूं आगे एक बार पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो हमने बनाया हुआ है एक बार देख लीजिए, आनंद की अनुभूति होगी। अदरवाइज आप रटने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें वहां अच्छे से समझाई भी गई हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं इसको। ठीक है जी, उसका हो जाएगा 104। तो समझिएगा अगर इनका एक्टिनियम का कितना हो गया 89 और उसके जस्ट बाद अगर थोरियम आता है तो थोरियम का कितना होगा 90। तो भैया 90 से लेकर के 103 तक कौन होता है, एक्टिनाइड सीरीज होता है। इनके लीडर का नाम क्या है, इनके लीडर का नाम एक्टिनियम है, इसीलिए सीरीज का नाम एक्टिनाइड रखा गया है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो हमारा 4f सीरीज है, ये 5f सीरीज और 4f सीरीज है, इनका ग्रुप नंबर क्या होगा। तो कहिएगा जो इनके लीडर का ग्रुप नंबर है वही इनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर होता है। तो 4f सीरीज के लिए आप कहेंगे इनका लीडर तो लैंथनम था, उन्हीं के हिसाब से तो इनका नाम रखा गया था। और लैंथनम खुद कहां पे है देख लीजिए, लैंथनम है 6th पीरियड में। इसीलिए 4f सीरीज के लिए कृपया ध्यान दें, 4f सीरीज के लिए
सिक्स्थ पीरियड लिखेंगे, नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज के लिए आप लिखेंगे या 5F सीरीज के लिए आप लिखेंगे, अरे बोलो ना क्या लिखेंगे, सेवेंथ लिखेंगे, क्योंकि सेवेंथ वाला एक्टिनियम और आरएफ के बीच में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो कि भैया यहां पे लैंथनम लीडर था, तो इसलिए सीरियम से लेकर के जो ल्यूटेशियम तक के बीच के 4F सीरीज के मेंबर थे या लैंथेनाइड सीरीज के मेंबर थे, इनका पीरियड नंबर 6 होगा। लेकिन ग्रुप नंबर क्या होगा सर? लैंथनम का ग्रुप नंबर जो होगा वही बोल देंगे। यस जनाब, लैंथनम का ग्रुप नंबर 3 है, इसलिए हम कहेंगे चाहे आप 4F सीरीज ले लो चाहे आप 5F सीरीज ले लो, इन दोनों को आप देखिए, इनका लीडर लैंथनम और एक्टिनियम ये दोनों ही 3rd ग्रुप में हैं, इसीलिए इनका जो ग्रुप नंबर होगा इन सब का 28 एलिमेंट है ना, 14 और 14 28 एलिमेंट हैं। इनके लिए कोई पूछे कि इनका ग्रुप नंबर बता दीजिए तो कहिए इसका ग्रुप नंबर 3rd है। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये नहीं आएगा फिर आगे चीजें समझ में नहीं आती, आप रटने लग जाएंगे। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। आगे हम जानते हैं इनका नाम क्या है, बताइए। अभी बताया मैंने, इनको क्या कहते हैं भैया, 3D सीरीज। अब ये आपको आना चाहिए भाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। उसी बात को दोबारा बता रहा हूं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक याद कर लिया होगा आपने। साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। या आपको जो भी तरीका आता हो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसको इस तरीके से भी याद करिए, शकीला एसी में रहती है, शकीला एसी में रहती है। टीना दौड़ रही थी तो क्या हो रहा है, जोर जोर से हाफ रही है, टीना जोर जोर से हाफ रही है। ठीक है जी, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी इस तरीके से, वो नवाब था, क्राइंग मोटी वाइफ, मन तक रे। यहां पे अगला है, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैडबरी हो गई है। इस तरीके से याद होना जरूरी है। और यह भी याद होना जरूरी है कि यहां से देखो कैसे याद करते हैं, याद करो मेरे साथ, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी आग कूदो। अच्छा जी, अगला देखिए, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। जिस तरीके से मैंने याद कराया, ये सारे तरीके आपको आने जरूरी हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है 4D सीरीज। अच्छा जी, अगला वाला है 5D सीरीज, 5D सीरीज। ये अगला है 6D सीरीज। क्या है, 6D सीरीज। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आपको 3D सीरीज का कोई एलिमेंट दिखाई दे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AR। क्यों लिखेंगे AR? क्योंकि स्कैंडियम के जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, दैट इज AR, आर्गन आता है। अब यट्रियम में अगर आप जाएं, यट्रियम का मान लो लिखना हो या किसी भी 4D सीरीज का लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे बताइए। आर्गन के बाद नीचे क्या आता है बोलो, हीना, नीना और करीना। इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, करीना मतलब KR, क्रिप्टन। इसके बाद बताइए 5D सीरीज, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे जेनॉन। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन मतलब RN। तो जब भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको इन्हीं दो का बेसिकली अभी आना चाहिए। तो अगर इनका लिखना हो तो वहां पर आप ये इनर्ट गैस लिखते हैं, आपको पहले ये पता होना जरूरी, बहुत बेसिक सी बात। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, अब आपको पता है कि ये जैसे मान लीजिए स्कैंडियम लिया या हमने वैनेडियम लिया, कोई सा भी आपने 3D सीरीज का मेंबर लिया, तो निश्चित रूप से अगर 3D सीरीज का है तो वहां पर 3D तो दिखाई देगा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D दिखाई देगा, इनमें 5D दिखाई देगा, इनमें 6D दिखाई देगा। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कैसे आप इन सबको जल्दी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसमें कुछ रट्टेबाजी तो है ही नहीं। अच्छा, और आप जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो S जरूर आता है, और जब भी S लिखना हो तो D से, एक मिनट भैया जी गिर पड़े हैं, अगर D से एक बढ़ा करके नंबर लिखना, जैसे यहां पर लिखा 3D, तो एक बढ़ा करके आप क्या लिखिए यहां पर 4S, एक यहां पर बढ़ाइए लिखेंगे 5S, यहां पर क्या लिखेंगे 6S, यहां पर क्या लिखेंगे 7S। अभी बेसिक चीजें इतनी आनी चाहिए, बाकी कैसे लिखना है आगे चर्चा में आएगा। तो ये एक जनरल सी बात हमने करी कि आपकी खोपड़ी में उतर जाए, रट्टेबाजी कम करना पड़े। अब आइए, एक चीज होती है दैट इज क्वाइंस मेटल्स। क्वाइंस मेटल्स का मतलब जैसे हम क्वाइंस बनाया करते थे पहले के जमाने में, अभी भी जैसे दिवाली बीती है तो उसमें कई लोग जैसे सिल्वर का, गोल्ड का अपनी ताकत और क्षमता के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है जी, तो क्वाइंस मेटल्स किसको कहते हैं भैया, कॉपर,
इसके बाद क्या है, एजी और एयू। इन तीनों को कॉइंस मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनके कॉइंस बना करते थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान करने के लिए एक ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, दैट इज ज्वालाओपी कॉन्सेप्ट। ये ज्वालाओपी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर आपको ये लोग दिख जाएं, कौन, क्यों आगे आऊं, नोट डाउन करो, क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे नवाबजादे, मौत रुकावट राह पड़ेगी, मौत रुकावट राह पड़ेगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि पापा ने बुलाया कि बेटा इधर आ जाओ, तो तुम सोचे भैया थप्पड़ मारेंगे, क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा अरे आजा तुझे कुछ समझाना है, तो समझा रहे हैं कि नवाबजादे दिक्कत तकलीफ पूरी जिंदगी भर रहेगी, उसी को बता रहे हैं नवाबजादे मौत रुकावट राह पड़ेगी। बताने का उनका तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इनमें देख लीजिए जो अभी ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में एक चीज कॉमन आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूंगा NS। NS का मतलब N क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, N क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, N क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है। समझ बात आ गई, यस। तो हम लिख रहे हैं जनरल चीज NS, और NS के बाद हम लिखेंगे N में से एक घटा दो। अभी तो क्या बताया था कि D वाले से एक ज्यादा होता है S वाला, तो वही देखिए D वाला लिखना है तो एक कम लिख दीजिए, ठीक है जी, N-1D। इनके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज नोट करिए, और साथ में एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर आप कहते हैं कि भैया यहां सबके S में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबके S में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और D में 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई नंबर आएगा, ठीक है जी। सबके यहां पर मेन बात यह है कि इन सब में NS1 आएगा, NS1 आएगा। जैसे कॉपर का जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं वहां आता है 4S1, याद करिए क्या कहते हैं, 4S1 कहते थे। और याद करो कॉपर, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम ये दो चीजें आपको याद रहती हैं, तो 4S1, और यहां पर भी आता है 4S1, ठीक है। बाद में डी में क्या लिखते हैं वो अलग बात है, अभी फिलहाल ये बता रहा हूं इन सब में क्या आएगा, इन सब में अपने एन के हिसाब से, अपने पीरियड नंबर के हिसाब से एन की वैल्यू पुट की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, नहीं तो सरदर्द हो सकता है किसी को। अगर मैं कह दूं कि भैया जी जैसे एजी है, अब एजी के लिए कौन सा NS लिखा जाए, 4S लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, यहां देखिए कॉपर के नीचे आता है एजी, और हमें पता है कि एजी जो है वो किसका पार्ट है, 4D सीरीज का पार्ट है। और अगर 4D सीरीज का पार्ट है तो 4D सीरीज जो होती है वो मेरे भैया आती है 5th पीरियड में, कितने, 5th पीरियड में, और जो पीरियड नंबर होता है वही S के सामने लिखा जाता है, मतलब 5 लिखा जाएगा, 5S1। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5S1। AU का लिखेंगे तो क्या आएगा, 6S1, है ना, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे, अरे भैया 4S1 5S1, यहां पे क्या आएगा 6S1। इस तरीके से ये बात आपकी खोपड़ी में जानी चाहिए। अब आइए, एक चीज है जो कि आपको याद ही रखनी है भरपूर तरीके से, दैट इज पैलेडियम। पैलेडियम इकलौता ऐसा है, पैलेडियम इकलौता ऐसा है जहां S के अंदर 0 आता है, S के अंदर 0 आता है, याद रखना है, केवल एक ही ऐसा है जहां S के अंदर 0 आता है। तो समझिएगा ये कौन सा S लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे कि देखिए पैलेडियम जो है 4D सीरीज का मेंबर है, और 4D सीरीज खुद 5th पीरियड में है, तो जो 5th पीरियड है, पीरियड नंबर है, वही S के साथ लिखा जाता है। तो यहां पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5S0 आएगा। अभी इतना आना जरूरी है, बाकी चलिए आगे सीखते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं इसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने बता दिया है आपको। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 3D सीरीज में अगर मैं से कोई कह दे कि चलिए स्कैंडियम का लिख के बताइए, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होता है बताइए, 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सामने आर्गन पड़ता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं बोलो, हम लिखते हैं 4S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जनरली क्या लिखते हैं, 4S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद देखिए 3D सीरीज का पहला मेंबर है, ये 3D सीरीज का पहला मेंबर है, इसलिए इसके पास 3D1 है। समझ में बात आई। और बताइए क्या ये जो स्कैंडियम है इनमें से कुछ है, इनमें से कुछ नहीं है, तो इनमें से होता तो हम ये कह देते, इन तक होता तो हम कह देते, यहां से लेकर के यहां तक का होता तो हम ये कह देते कि भैया यहां पर तो NS1 आएगा, ये होता तो हम कह देते कि भैया जी एक मिनट, NS0 आएगा। अगर ये होते तो हम ये कह देते, लेकिन बाकी जनरली हम क्या कहते हैं, जो लोग इसका पार्ट नहीं है उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस सिंपल बात ये है। तो इसमें ये हो जाएगा। अब कोई कहे टाइटेनियम लिख दो, तो आप कहोगे बड़ा आसान है सर, कुछ नहीं करना है, आप लिखिए AR, फिर लिख दीजिए 4S2, और एक चीज देख लीजिए सर, 3D सीरीज का दूसरा मेंबर है, दूसरा मेंबर देखते ही आपने
2 लगा दिया। अच्छा जी, अब मैं कहूं क्रोमियम लिखो, तो क्रोमियम आपने देखा कि अरे क्रोमियम तो इसमें आता है कि भैया क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, तो यहां मैच कर गया, तो इसके हिसाब से लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, तो हम लिखेंगे AR। हमें पता इनमें हमें क्या लिखना है, NS1, और इसके लिए NS क्या होगा बताइए, 3D सीरीज के लिए N की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर यहां पर पीरियड नंबर 4 आता है, इसलिए यहां पर 4S1 लिखिए और साथ में आप लिख दीजिए 3D। कृपया ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा, होना कितना चाहिए था 4S2, लेकिन अब नंबर गिनिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है तो यहां पर होना चाहिए था 4S2 3D4, लेकिन क्योंकि ये बता रहा है कि S में एक ही आएगा तो S वाला इलेक्ट्रॉन इधर डालिए, तो यहां पर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। इसी तरीके से किसी का भी आप लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहां पर अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं, तो अगर मुझे कोई कहे यट्रियम का लिख करके बताइए, तो हम कहते हैं कि भैया एक बात बताइए कौन सा इनर्ट गैस लिखेंगे, पीछे बताया है आर्गन के नीचे क्या आता है, क्रिप्टन, तो आप यहां पे लिखेंगे Kr। कितना आसान है ना जी। अब देखो हमें लिखना होता है S, अब बताइए कौन सा S लिखूं, कौन सा S लिखूं। आप कहेंगे अच्छा यट्रियम तो 4D सीरीज का मेंबर है, और यहां पर क्या आती है वैल्यू, बोलो बोलो, N की वैल्यू 5 आती है। इनके लिए पीरियड नंबर क्या है, जो पीरियड नंबर है वही S के साथ लिखा जाता है, तो 5S। अच्छा एक बात बताओ, क्या यट्रियम इस वाली कहानी में आता है, इस दोहे में आता, नहीं आता, इसका मतलब यहां पर 2 आएगा, S2 आएगा। और देखिए ये जो है 4D सीरीज का मेंबर है, तो यहां पर आप लिखेंगे 4D, सामने लिखेंगे 4D, क्योंकि 4D सीरीज का मेंबर है और पहला मेंबर है इसलिए 1। कितना आसान है बताओ, पहला नंबर है 1। अब इसी तरीके से कोई सा भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं RU का लिखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर RU का लिखना है तो पहले तो KR लिखना पड़ेगा, ठीक। अब हमें यह पता चल चुका है कि 4D सीरीज का मेंबर है, तो साथ में 5S लिखना पड़ेगा और इसके बाद 4D लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितना भरे जाएंगे, पहले ये तो लिख लो, इसके बाद भरो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे नवाबजादे मौत तक, रुकावट, तो रुकावट चीज आती है यहां पर, इसका मतलब यहां पर 1 आएगा, S के अंदर 1 आया, इसका मतलब S के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ, क्योंकि होना कितना चाहिए था S2, अभी एक इलेक्ट्रॉन वो मान लीजिए मेरे हाथ पर है, ठीक है। अब गिनिए, ये है 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पर RU आता है, तो यहां पर होना चाहिए कि था क्या 4D6, लेकिन S वाला एक इलेक्ट्रॉन और आया यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा 4D7। तो कृपया इस तरीके से लिखना सीख जाइए। अब पैलेडियम की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर लिखेंगे KR, फिर लिख देंगे भैया 4S नहीं भैया 5 ना, यहां वाले में क्या लिखते हैं 5S। हमने सिखाया था कि पैलेडियम का 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0, और इसके बाद हम लिखेंगे 4D10। सर आपने 10 कैसे लिख दिया, एक बार सुन रहे बालक, 1 2 3 4 5 6 7 8वां मेंबर है, अगर ये 8वां मेंबर है होना चाहिए था 4D8, लेकिन S का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तभी तो S में 0 हुआ होगा, तो यहां पर हो जाएगा 4D10। आई होप आपको समझ में आया हो। इसी तरीके से आप लैंथनम का भी लिख सकते हैं, अगर लैंथनम का लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा जेनॉन, और जेनॉन का लिखने के बाद सुन रहे बालक, ये 5D सीरीज के लिए हम लिखेंगे 6S, इसके बाद लिखेंगे 5D, है ना। यस, S के अंदर कितना 2, क्यों, क्योंकि यहां कहीं भी लैंथनम नहीं आता इस कहानी में, तो इसलिए S में 2 रखेंगे। अच्छा D का पहला मेंबर है इसलिए हो जाएगा 5D1। कितना आसान है ना आसान। यस, लेकिन एक बात बताओ हाफ नियम का कितना होगा, सर कुछ भी नहीं है हाफ नियम, तो केवल आप क्या कर दीजिए 5D2। नहीं रे नालायक, इन दोनों के बीच में मैंने कुछ सिखाया था अभी कि 4F सीरीज आती, इन दोनों के बीच में 4F सीरीज आती है। अरे नालायक प्राणी, अगर 4F सीरीज आती है तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, यहां 14 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा, सुन लो ध्यान से, क्या लिखोगे 5D2 और लिखोगे 4F14। 4F14 इसके यहां से इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा, यहां से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाफनियम के जस्ट पहले 14 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद हाफनियम आता है। अरे भैया बताया था हाँ, तो यहां पर ये हो जाएगा। इसका लिखिए TA का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें सेम होगी, यहां पर 5D3 हो जाएगा, यहां पर 5D4 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी प्लैटिनम एंड AU ये भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लैटिनम एंड AU यहां का पार्ट है, तो आप यहां पर कह सकते हैं, देखिए प्लैटिनम यहां पर है, ठीक है जी, AU भी बगल में, चलो दोनों बगल में है जी, तो यहां पर क्या आएगा बोलो 6S1, इन दोनों में आएगा 6S1 और वो इलेक्ट्रॉन D के अंदर इंसर्ट कर जाएगा और सबके साथ 4F लगा हुआ होगा। तो एक बात समझ में आ जाएगी यहां पर, पता है क्या, कि देखो भैया यहां पे लैंथनम तक तो कोई भी 4F नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि यार लैंथेनियम के बाद 4f सीरीज शुरू होती है, और इसके बाद जब हाफनियम में 4f एक बार आ गया तो सब में आएगा, इसमें 4f 14 14 14 सब में आएगा, ये वाला फैक्टर सब में आएगा, बाकी डी वाले फैक्टर एस वाले फैक्टर आपको मैनेज करने होंगे। आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब सीखते हैं, अभी तक हमने स्पीड नहीं पकड़ी, हमने बहुत स्लो पढ़ाया ताकि आपकी खोपड़ी में बात जा पाए। द एलिमेंट्स हुज एटम्स और सिंपल आयंस कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक के वो मेटल्स जहां पर डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते क्योंकि इनका डी पूरा का पूरा भरा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इनके न्यूट्रल आयन की बात नहीं हो रही है, इनके मतलब न्यूट्रल होने की बात नहीं हो रही है। यहां पर सिंपल आयन, जैसे कि आप जिंक 2+ निकालेंगे, यहां पर भी डी भरा होगा, कैडमियम का 2+ निकालेंगे, यहां पर भी डी भरा होगा, Hg का भी 2+ निकालेंगे, यहां पर भी डी भरा हुआ होगा। मतलब न्यूट्रल एटम और इनके जो सिंपल आयंस हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में पार्शियली फिल्ड नहीं मिलता, फुली फिल्ड मिलता है, सब में D10 आता है। इसीलिए ये लोग जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते। ठीक है जी। आप बाकी किसी को लेंगे, उनका अगर मान लीजिए न्यूट्रल में, ध्यान दीजिए, अगर न्यूट्रल में D10 हो गया, आयन में जाके देखोगे ना तो वहां D10 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इनके आयन और इनके न्यूट्रल दोनों ही सिचुएशन, इन दोनों ही कंडीशन में ये चीज दिखाई देती है, इसीलिए ये लोग ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, ये आपको थोड़ा जानना ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट की बात है भैया, देख लेते हैं क्या है। ये है कि भैया देखो, ट्रांजिशन मेटल्स ना बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जिसमें Mn राजा आदमी, Mn का हाईएस्ट +7 आता है। तो पूरे 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट Mn का आता है, दैट इज +7। Mn के बगल में वालों को देखो, क्रोमियम को देखो, क्रोमियम को देखोगे, Mn को देखोगे, और इसके बाद आप ये बगल में पड़ोसी जो हैं इनको देखोगे, आयरन को, तो यहाँ पर +6 नजर आएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा इस तरीके से समझना होता है। अच्छा, अब आइए, स्कैंडियम हमेशा +3, हमेशा +3, बदलता ही नहीं, स्कैंडियम हमेशा +3 में, कॉपर आपको +1 +2 में मिल जाएगा, लेकिन जिंक हमेशा +2 में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो ज्यादा समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि भैया आपको ये पता होना चाहिए, जिंक +2 में हमेशा, स्कैंडियम हमेशा +3 में, Mn +7 हाईएस्ट रखता है। अगर कोई पूछे क्रोमियम का हाईएस्ट क्या है तो कहिए +6 है, कोई कहे आयरन कितना है तो +6 है। आइए बातचीत करते हैं। यहां पर देखिए कुछ लिखा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सबके अंदर ज्यादातर क्या दिख रहा है, +2 ज्यादा दिख रहा है। इसलिए पूरे 3D सीरीज के लिए कृपया ध्यान दीजिए, पूरे 3D सीरीज के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। ठीक है जी। अगली बात देखते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आती है भैया, Mn का आता है, और Mn का कितना आता है, +7 आता है 3D सीरीज के लिए। ये सारी बातें मैं 3D सीरीज के लिए समझा रहा हूं। तो जो Mn है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 इस तरीके से होता है, Mn2O7 में, ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड में Mn2O7, तभी आप निकालेंगे Mn पे क्या आएगा, +7 आएगा। लेकिन इसी Mn का अगर मैं फ्लोराइड लूं तो सिर्फ +4 तक जाता है। कोई पूछे इसका रीजन क्या है तो बताइएगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कराएगा विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के। ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है। तो कुल मिला के ये बातें यानी चाहिए, ये पेपर में पूछी जा रही हैं। ठीक है, ओके। अगली बात क्या है कि द हैवी एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब कि जो आपके, ऐसे समझिए कि जो 6D सीरीज के लोग हैं वो ज्यादातर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन 3D सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल होते हैं। कंपैरिजन है ये। ठीक है जी, जैसे देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि देखो भैया, जो क्रोमियम है, ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम के नीचे क्या आता है भैया, बोलो भैया बोलो, ट्राइंग मोटी वाइफ, ये आता है क्या, तो ऊपर से नीचे आने पर जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। ये बताना चाहते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, मतलब क्रोमियम +6 उतना स्टेबल नहीं है जितना कि यहां पे टंगस्टन का +6 स्टेबल होता है। ये बात आनी जरूरी है। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक की अगर बात की जाए, ये जो मैंने बात करी है ये सिर्फ 3D सीरीज की है, लेकिन पूरे डी ब्लॉक में 4 के 4 सीरीज आते हैं, उन चारों सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Ru और OS में देखने को मिलता है, दैट इज +8। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करें, हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से
आउटर सेल की दूरी, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस से आउटर सेल की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस दो बात पर डिपेंड करती है, एक तो इस पर कि कितना न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज यहां पर जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी बोलो, कम आएगी। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लाएगा, साइज छोटी कर देगा। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये क्या होता है वो समझ लो भाई। देखो भैया, यहां पर इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। और इसके रिपल्सन की वजह से क्या होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और दूर जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। इससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, जितना ज्यादा इनके बीच में रिपल्सन होगा, वो पीछे की तरफ ढकेले जा रहे हैं, तो डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ जाएगा। किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। आपको ये बात पहले से आती थी, लेकिन अब कुछ डेटा प्रेजेंट करूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। डेटा सुनो क्या है। डेटा कहता है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक आने में, स्कैंडियम से क्रोमियम मतलब समझ गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो स्कैंडियम से क्रोमियम इस चार एलिमेंट में जाने पर हमें देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडियस घटता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, हमें डेटा देखने पे पता चल रहा है कि भैया जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता। अब बताओ क्या रीजन होगा एटॉमिक रेडियस घटने का। ऑब्वियस सी बात है, अगर एटॉमिक रेडियस घट रहा है तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज NC, इसको शायद मैंने लिखा हुआ है तो यहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। भाई दो फैक्टर हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो डोमिनेट करेगा उसी का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा होगा, तभी जो है एटॉमिक रेडियस घट रहा है। सिंपल बात है, कंफ्यूजन मत लीजिए, ये डेटा है, ये डेटा है। डेटा का एक्सप्लेनेशन आप सोच सकते हैं कि एट द एंड क्या हो रहा है, रिजल्टेंट है कि एटॉमिक रेडियस घट रहा है। अगर घट रहा है तो ऑब्वियसली घटाने का फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो आप जानते भी हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक आने में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोटॉन्स नंबर बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, आप सुनिए। लेकिन Mn से निकल तक आने में, मतलब Mn मतलब मैग्नीज से फिर आयरन होते हुए निकल तक आने में हमें दिखाई देता है कि एटॉमिक रेडियस नियरली कांस्टेंट होते हैं। मतलब Mn और निकल का या बीच में पड़ने वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो करीब करीब सेम होता है। जब करीब करीब सेम है, इसका मतलब दो ही फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर क्या हो गए होंगे, आपस में बराबर हो गए होंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये जब करीब करीब बराबर हो जाते हैं, इनका इन्फ्लुएंस करीब करीब बराबर हो जाता है, तब इनकी रेडियस में ज्यादा फर्क नहीं आता। अगला डेटा देखें। कॉपर से जब जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर बढ़ी हुई दिखाई देती है तो एक्सप्लेन करिए कि क्यों बढ़ी होगी। अरे सिंपल बात है, रेडियस बढ़ने के पीछे का रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहां कहिए कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट कर रहा होगा। पहले आपको डेटा देखकर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, बाद में ये सब पूरा आना चाहिए, डेटा के साथ साथ ये सारी बातें। ठीक है जी, आइए अगली बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा गया ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहां पर, आपके पीरियोडिक टेबल वाले में, तो यहां पर मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं। 4D सीरीज के एलिमेंट्स और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जो एटॉमिक साइज है वो करीब करीब बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैं लिख देता हूं जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है 4D सीरीज का मेंबर है, लेकिन हाफनियम जो है वो कहां का भैया, 5D सीरीज का मेंबर है। इन दोनों की रेडियस जो होती है वो करीब करीब बराबर है, इन दोनों की एटॉमिक रेडियस करीब करीब बराबर है। उसका रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या इसका रीजन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये एक्सप्लेन किया गया है आपको, जो पढ़ाया गया है माइंड मैप पीरियोडिक टेबल में। ठीक है जी, तो यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, एक बार हिंट दे दिया है। आइए अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां अच्छा खासा परेशानी बच्चे को होती है, समझिएगा। पहले आपको आना चाहिए कि मेटल्स किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। आपको यह पता होगा कि डी ब्लॉक के अंदर और एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे सारे क्या हैं, मेटल होते हैं। वो सब के सब मेटल्स हैं। अगर सारे मेटल्स हैं तो वो मेटालिक बॉन्डिंग करके एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी बनाते होंगे, रहते होंगे। और मेटालिक बॉन्डिंग का एक एक्सप्लेनेशन आता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से। और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि भैया देखो, अगर कोई मेटल है,
अगर कोई मेटल है तो अपनी खोपड़ी पर चार्ज लेगा और इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में आ जाएगा। फिर कोई मेटल है, Mn नहीं लिखना है, कोई भी मेटल है, M इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। फिर ऐसा ही इनका क्लस्टर होता है, M पर पॉजिटिव, फिर बगल में इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, जैसे एक बनाया वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर M होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आपका ये मेटल होगा, मेटल होगा। ठीक है जी, एक तरीके से कहा क्या जाता है कि देखो भैया इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, उसमें छोटे छोटे टापू के रूप में मेटल्स वहां पर एडजस्टेड हैं, रुके हुए हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है बीच में, तो ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं, इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है जी, ओके। आइए देखते हैं क्या लिखा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैं हटाऊंगा, ये बस ऐसे ही था समझाने के लिए। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते हैं तो क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी मतलब मेटल और मेटल एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे, उनके बीच में रिश्ता अच्छा होगा, बॉन्ड का मतलब रिश्ता, अगर रिश्ता अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर मेटल का ज्यादा आएगा। तो किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। अरे भैया जहां पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इजिली निकल करके समुद्र बनाने लग जाएंगे और वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा निकल करके आता है। ठीक है जी, ओके, तो ये बात समझिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलता है। हमें देखने को यह मिलेगा कि क्रोमियम जो होता है, पूरे 3D सीरीज में क्रोमियम ऐसा है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। और इसका रीजन जान लीजिए कि जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें मिलता है 4s1 और इसके बाद 3d5। तो इस तरीके से आप इनको भर के देखिए, s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में 5, अगर डी में आप 5 भरिए तो 5 के पांचों अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, तो इस तरीके से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। कहां पे, यहां पे भैया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बालक, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होता है। और यही वो वजह है जिससे हम कह सकते हैं कि भैया क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आएगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से होता क्या है, मेटल और मेटल एक दूसरे के करीब आते हैं, ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने ही समझ लो कि आसपास आ रहे हैं, उसके चक्कर में मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होती है। और मेटालिक बॉन्डिंग अगर अच्छी हो गई, प्यार मोहब्बत मेटल्स के बीच में ज्यादा हो गया, तो उसको मेल्ट कराना बहुत कठिन हो जाएगा। अगली बात क्या है ये समझिए, ये पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लिखा है कि Mn और Zn जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। अब एक बात समझना, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे एक Mn है, Mn में क्या रहता है भैया, बोलो बोलो बोलो, हाफ फिल्ड, और जिंक में भी फुली फिल्ड। Mn में हाफ फिल्ड और जिंक में फुली फिल्ड। अरे भैया यहां पे आप पढ़ते हो D5 और जिंक में आप पढ़ते हो D10, क्या पढ़ते हो, D5 एंड D10। ये हाफ फील्ड, ये फुली फील्ड, ये खुद में स्टेबल हैं, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर अपने प्यार मोहब्बत में नहीं फंसाते, ये अकेले अकेले रहते हैं। Mn अकेला, Mn अकेला, जिंक अकेला, जिंक अकेला, अपने अपने क्लस्टर में अकेले अकेले रहते हैं। आप सोच के देखो, अगर Mn और Mn के बीच में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग बहुत कमजोर है, इनके बीच में रिश्ते ही कमजोर है। कह रहा है भैया मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो रिश्ते बनाना नहीं चाहता। अच्छा, अब फिर जब उनके पीछे आग पड़ी, इनको पिघलाने आया, तो इनका रिश्ता था नहीं अच्छा, इसलिए ये आराम से पिघल गए भैया, आराम से पिघल गए। तो यही लिखा जाएगा कि D5 D10 होने की वजह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे वुड नॉट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन। वो जो मैं कह रहा था ना, समुद्र बनाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इसीलिए यहां पर वीक मेटालिक बॉन्डिंग है। तो Mn और Zn में वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट कम आते हैं। और यही चीज पूछी गई है, कई बार आगे भी पूछी जाएगी। अगली बात चीज सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है, लिखा है हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझना बड़े बड़े आसानी से समझा जा सकता है। देखो ये मेटल का क्लस्टर है, मेटल के क्लस्टर में इस तरीके से मेटल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बीच बीच में जो खाली जगहें हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो मेटालिक क्लस्टर ये होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। इसको हमने कितना लिया, इसको हमने 1 मोल लिया, कृपया ध्यान दीजिए, 1 मोल मेटालिक क्लस्टर को लेकर के इसके हमने ऊपर हीट अप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, हीट अप्लाई किया, तो वो मिनिमम हीट या वो मिनिमम एनर्जी जो 1 मोल मेटालिक क्लस्टर को क्या करे, मेटल के एटॉमिक फॉर्म में इनको अलग अलग कर दे, मेटल के एटॉमिक फॉर्म में इनको अलग अलग कर दे।
मतलब एक तरीके समझो तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो इसको कहते हैं एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो कहते हैं एटमाइजेशन हुआ। पहले एटम एक साथ रहते थे, अब अलग अलग हो गए, तो कहते हैं एटमाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। तो इस हीट को हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अब इनकी अंग्रेजी संभालिए भैया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटालिक लैटिस इन न्यूट्रल मेटल एटम इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। और बेसिक बुद्धि की बात है, कोई भी नासमझ ये कह सकता है कि सर ये हीट ऑफ एटमाइजेशन वहां ज्यादा आएगा जहां मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी। अरे जहां इनके बीच में रिश्ते अच्छे होंगे उनको ज्यादा हीट देकर अलग करना पड़ेगा। तो बेसिक बुद्धि की बात है। यस, आप पढ़िए क्या लिखा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर ज्यादा हुए तो वहां पर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होने पर हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा आता है। इसके हिसाब से जवाब आना चाहिए कि क्रोमियम जो होता है उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, लेकिन वो नहीं पाया जाता। इसलिए याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि वेनेडियम जो होता है हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन शो करता है, ये याद करना पड़ेगा। तो वेनेडियम का हाईएस्ट होता है इन 3D सीरीज, ये खोपड़ी में रख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बातें हमेशा सत्य रहेंगी, ठीक है। एक क्या होता है, जनरल बात होती है, ये जनरल सी बात है, और ये बात एक समझ लीजिए कि रटने वाली बात आ गई बीच में, बाकी चीजें हमने समझी हैं। अब देखिए, अब देखो Mn एंड Zn हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों भाई? अरे ऑब्वियस सी बात है कि Mn और Zn जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इनमें प्यार नहीं है Mn और Zn में वीक मेटालिक बॉन्डिंग है। अगर वीक मेटालिक बॉन्डिंग है तो भैया लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो आएगा ना। बहुत कम टेम्परेचर पर Mn अलग अलग हो जाएगा, जिंक अलग अलग हो जाएगा। समझे? रट्टेबाजी कम थी, एक ही याद करना पड़ा, वेनेडियम वाली बात। अगली बातचीत है भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले जो बनाया था उसी तरीके का ही है। ऐसे समझ जाइए कि जैसे देखिए मेटल है ये, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए। ये मेटालिक क्लस्टर है, मान लीजिए कि ये टाइटेनियम है। ये क्या है? टाइटेनियम है। ये टाइटेनियम मेटल का क्लस्टर है। टाइटेनियम के मेटल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अच्छा जी, अब एक बात समझना ध्यान से। अब जब छोटे छोटे एटम्स इनके टच में आते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है, तो वो देखता है कि भैया ये जो मेटल्स है ना, उन मेटल्स के आसपास जुड़ने के बाद कुछ कैविटीज बच जाती हैं, कुछ खाली जगहें बच जाती हैं। जैसे देखो ये कुछ खाली जगहें हैं, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए? इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। तो इस इंटरस्टिशियल साइट्स में जो ये खाली जगहें हैं, इसमें ये छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन टाइप के, ये इसमें घुस जाते हैं। जब ये इसमें घुस जाएंगे तो ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सोच के देखो, पहले थोड़ी मोड़ी जगह थी, अब उसमें हाइड्रोजन का एटम आकर के भैया बैठ गया, तो वो खाली जगहें भी भर गई, तो ये भैया बड़ा रिजिड मामला हो जाता है। इस तरीके से टाइटेनियम जो है हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि 1:1 का रेशियो है। ये हो सकता है कि 100, मान लीजिए कि 100 एटम्स टाइटेनियम का हो, उसमें जो है 20 एटम हाइड्रोजन आकर के ट्रैप हुआ हो। समझ गए बात? इसको कहते हैं ट्रैप होना। तो ये जो कंपाउंड बना, दिस इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है भाई? ये तो कंपाउंड है ही नहीं, ये तो टाइटेनियम एक मेटल का क्लस्टर है। उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन जैसे छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो आकर ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप होने के बाद जो चीज बनती है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्यों कहते हैं इंटरस्टिशियल? क्योंकि ये जो बीच में साइड्स हैं, जगहें हैं, इनको इंटरस्टिशियल साइड्स कहते हैं। पढ़िए अब क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़िए भैया। कई लोगों को आदत है अंग्रेजी में सुनने की। व्हेन स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल, तब जाके पैदा होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लीजिए, जैसे यहां पर लिखा है हाइड्रोजन 1.7। ये रटना नहीं है, बस जानना होता है कि ऐसा कुछ लिखा जाता है। टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन होगा, वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन है, आयरन के साथ हाइड्रोजन है, Mn के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो ऐसे लोग जब डी ब्लॉक मेटल्स के साथ हैं तो इनको आप क्या कह दीजिए? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कह दीजिए। ये क्या है भैया? ये प्योर मेटल है, कृपया ध्यान दीजिए। ये एक प्योर मेटल है। ये कौन है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये आईसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। अब इन दोनों का बिहेवियर पढ़ना है हमें। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस बात है ज्यादा आएगी। अरे भैया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो ज्यादा आना ही है, क्योंकि इनके जो इंटरस्टिशियल साइट थे वो भी भर गए। अब बहुत ज्यादा हीट देने पर ये मेल्ट होंगे।
इनके रिस्पेक्ट में, है ना। यहां पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यहां पे जो भी खाली जगह थी वो भी भर गई। अच्छा, तो इसको मेल्ट कराना कठिन है। अगला देखिए, दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। और कुछ बोराइड्स होते हैं, बोराइड्स मतलब बोरॉन अगर बीच में आ गए तो वो जो है डायमंड के बराबर की हार्डनेस शो करने लग जाते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यहां पर वो कह रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टिविटी अभी जिंदा है, मरी नहीं है। ठीक है जी। मेटालिक कंडक्टिविटी क्यों होती है भाई? मेटालिक कंडक्टिविटी का रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में ऐसे पूरा घूमते रहना। तो यहां पर अभी भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसका मेटालिक करैक्टर बचा रहेगा। तो मेटालिक कंडक्टिविटी अभी जिंदा है, किसमें? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। दे आर केमिकली इनर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो रिएक्शन करता है, टाइटेनियम एक मेटल है, वो तो रिएक्शन करता ही करता है, लेकिन ये भाई साहब रिएक्शन नहीं करते, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। केमिकली इनर्ट हो जाते हैं मतलब अब ये किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते। एक बात सोच कर देखो, अरे भैया जिसमें आपने पूरी तरह से पैक कर दिया, आप बाहर से केमिकल डालोगे, वो केमिकल जाएगा कहां? इसके अंदर तो घुस ही नहीं पाएगा, सिर्फ सरफेस को टच कर पाएगा। तो सरफेस पे जो होना हो जाए, लेकिन अंदर कभी इंसर्ट नहीं हो सकता। इस वजह से ये केमिकली इनर्ट है। और मैं आपको बता दूं, ये चारों लाइनें खोपड़ी में रखना, ये आएगा पेपर में, बता रहा हूं आएगा पेपर में। ठीक है जी। आइए अगली बातचीत और चर्चा करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी का। जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जीवन में आपने ये जरूर सुना होगा कि भैया पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, ये हम सुनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं कि ये हाइड्रोजनेशन के काम आता है, हाइड्रोजन को ऐड करने के काम में आता है। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं? तो आप ऐसे कहिएगा कि डी ब्लॉक के मेटल्स के अंदर वो कैरेक्टर है जो एक कैटलिस्ट के अंदर होने चाहिए। कैटलिस्ट के अंदर कौन से कैरेक्टर होते हैं? 4 ये कैरेक्टर होते हैं। सबसे बड़ी चीज है लार्ज सरफेस एरिया, तो कहिएगा कि डी ब्लॉक के मेटल्स के अंदर भी लार्ज सरफेस एरिया मतलब रखने का करेक्टर है, इसी वजह से वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +2, कभी +3, कभी +6 कर सकता है। इसीलिए वो एक क्या है भैया? कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन के दौरान जरूरत पड़ी तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और रिएक्शन से जब बाहर आएगा तो कॉम्प्लेक्स को तोड़कर अकेला फिर बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम है भैया रिएक्शन में जाना, लेकिन फिर से निकल कर वैसे ही वापस आ जाना। प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल का फायदा ये होता है कि वहां पर जो लिगेंड्स होते हैं, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, वो अब उस मेटल से कनेक्ट हो सकते हैं, फिर बाद में वो हट भी सकते हैं। तो ये 4 कैरेक्टर हैं जो इनको क्या बनाते हैं? कैटालिटिक एक्टिविटी रखवाते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। पूछा क्या जाता है, आयरन कहां यूज होता है भैया? हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा हैबर प्रोसेस में? N2 और H2 को आयरन एज ए प्रमोटर रख के हम रिएक्शन कराएं तो NH3 गैस बनती है। ठीक है जी, बैलेंसिंग आप जानते हैं, NH3 गैस बनती है। Mn की अगर मैं बात करूं, Mn MnO2 के रूप में यूज किया जाता है। मैग्नीज MnO2 के रूप में यूज किया जाता है कहां? कैटलिस्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाने में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को बनाने में यूज किया जाता है MnO2। कैसे यूज किया जाता है वो देख लीजिए। हम लेते हैं KClO3, MnO2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हीट करते वक्त थोड़ा हेल्प करता है यहां से ऑक्सीजन निकालने में। होता क्या है, KCl अलग हो जाता है, ये भैया जी स्टेबल कंपाउंड KCl अलग हो जाएगा, और यहां से जो O2 है वो गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरीके से KClO3 को देखो, समझना, जब MnO2 नहीं रहता तो KClO3 को हीट करोगे, O2 नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप MnO2 डाल दोगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा? हेल्प करेगा यहां से ऑक्सीजन को निकलवाने में। ठीक है जी, ये पेपर में आता है। टाइटेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भैया ज्वालामुखी। ठीक है जी, TiCl4 और ET-थ्राइस-Al, ET का मतलब होता है इथाइल, इतना तो शायद जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूं। इथाइल क्या होता है? C2H5। तो C2H5, 3 C2H5 एल्युमिनियम से लगे हुए हैं, और ये साथ में किसमें है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो ये जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है ये काम आता है पॉलीमराइजेशन के। ये क्या करता है? पॉलीथीन बनाता है, जो घरों में आपके पॉलीथीन प्रेजेंट है वो बनाने में हेल्प करता है ईथीन से। तो पहले जानिए ईथीन क्या है। ईथीन होता है भैया ये देखो, इसको कहते हैं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं इनको यूज करते हुए तो क्या होता है? ये जो आपका CH2 है, उनके जो पाई बॉन्ड्स है वो टूट करके इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये एन टाइम हो जाता है। तो हमने एन टाइम पॉलीथीन, एन टाइम एथिलीन लिया,
और इस तरीके से हमने इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया तो एक बहुत लंबी सी चेन बन जाती है और इस तरीके से पॉलीथीन बनता है। ये जानना जरूरी है, पेपर में आएगा। वेनेडियम की बात कर लेते हैं। वेनेडियम एज ए V2O5 यूज किया जाता है कहां पर? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। जब हम H2SO4 बना रहे होते हैं तब इसको यूज करते हैं। पी ब्लॉक में से ये पार्ट हट गया है, लेकिन कोई नहीं, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, जान लीजिए। SO2 गैस को SO3 में कन्वर्ट होना है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन देने से कन्वर्ट नहीं होता, यहां पर हमें यूज करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ V2O5 एज ए कैटलिस्ट। ऑक्सीजन के साथ V2O5 तब SO2 SO3 में कन्वर्ट हो पाता है। आइए अगला देखते हैं। क्रोमियम का ये देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर लोग नहीं बता पाते। यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बालक, ये क्या है भैया? कार्बन है, यहां पे देखना कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हमने नॉर्मल हेक्सेन लिया, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को इस कैटलिस्ट के साथ रखकर हीट जब हम करते हैं तो ये बाकायदे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बाकायदे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एरोमेटिक करैक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, ये बच्चे अक्सर भूलते हैं। अब एक चीज आती है, दैट इज AgBr। AgBr क्या होता है? ये फोटो सेंसिटिव, मतलब फोटोन सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव जिसको कहते हैं, इसकी वजह से हम इसको फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं AgBr को। चलिए अगली बातचीत है, ये कौन है भैया? MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव जो है ये है पर मैग्नेट आयन। मेरे साथ दोहराइएगा, इसको क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन में जब हम क्या डालते हैं? बेस डालते हैं तो वो बन जाता है मैग्नेट आयन। क्या बन जाता है? मैग्नेट आयन। ये पर मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा भैया, ये कौन है? पर मैग्नेट। पर मैग्नेट, ये है मैग्नेट। सही लिखा है क्या? ठीक है जी, ये मैग्नेट है, ये पर मैग्नेट है, ठीक है। तो जब हम पर मैग्नेट में बेस डालते हैं तो वो ग्रीन कलर के मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है पिंक पर्पल कलर का, कलर भी देखिए वही है, ये पिंक पर्पल कलर का पर मैग्नेट है। जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट आयन में, और जब मैग्नेट आयन में हम एसिड डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पर मैग्नेट में। कंफ्यूजन होगा, मैं याद करा देता हूं, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। यहां पर देखो, निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, निकाल के चेक करो। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। क्या आ रहा है? +7 और वहां पर +6। ध्यान सुनिएगा, जहां पर मैग्नेट है वहां +7, जहां मैग्नेट है वहां +6। अभी बात हमें आती है यार दिक्कत की, भैया OH नेगेटिव डाला, मान लो बेसिक सॉल्यूशन बनाया, हम भूल जाते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट होता है या ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो आपको याद कराने का ब्रह्मास्त्र देता हूं। यहां देखो एक नेगेटिव चार्ज है, सामने OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव में एक और नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहां क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। जीवन में नहीं भूलोगे, ऐसा याद कर लो, या ऐसे याद करो कि देखो यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, सामने से हमने -1 ऐड किया, OH नेगेटिव को समझिए -1 ऐड किया, तो +7 -1 = +6, तो ये बन जाता है। याद हुआ? अब सुनो, अगर ये +6 था, इसमें हमने क्या डाल दिया? H+, मतलब प्लस डाल दिया। अब सोच के देखो, +6 में +1 डाला तो क्या बनेगा? +7 बनेगा। तो आप कभी नहीं भूलोगे कि भैया जी अगर बेस डालते हैं तो क्या होता है? एक नेगेटिव बढ़ता है, तो एक नेगेटिव बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा। H+ डालोगे, एक नेगेटिव कम होते ही ये बन जाएगा। आई होप आप खोपड़ी में रहेगा। आइए यहां पर बात करते हैं CrO4 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन में जब H+ डालते हैं तो ये बनता है डाइक्रोमेट आयन। क्या? ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड के डालने से क्या हो जाता है? डाइमराइजेशन हो जाता है। 2 बार उसको आपको लिखना, Cr2O7 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, समझना। यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्यों पता है? यहां क्योंकि क्रोमियम जो है ये +6 में, और यहां पर भी निकालिए तो क्रोमियम +6 में, तो यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर नहीं आ रहा है ना। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि एसिड के डालने से ये 2 बार हो जाएगा, ये Cr2O7 हो जाएगा, और इसमें आपने बेस डाल दिया तो ये बन जाएगा भैया CrO4 2 नेगेटिव। आई होप आपको आनंद आया। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आनंद आया क्या? समझ में आया? ये बातें आना जरूरी हैं। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अगला है Mn2O7, ये ग्रीन ऑयल होता है, ठीक है। Mn2O7, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बना के एक बार दिखा दे रहा हूं। 2 Mn है, बीच में एक ऑक्सीजन है, ठीक है जी। इसके बाद बताइए कितने बचेंगे? 6। 6 को आप क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। 3 ऑक्सीजन आप ऐसे बना दीजिए, ठीक, 3 आप ऐसे बना दीजिए। वैसे तो क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है Mn2O7 का। क्या पूछा जाएगा वो सुनिए, थोड़ा यूनिक चीज पूछते हैं वो पूछते हैं कि बताइए जो ये Mn है इसका ये कैसी शकल सूरत का है। तो आप कहिएगा यहां पर जो Mn है वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि वो 4 लोगों से घिरा पड़ा है। टेट्राहेड्रल है ना भैया, 4 ऑक्सीजन से घिरा पड़ा है तो टेट्राहेड्रल। ये Mn भी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मैं इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के जैसा ही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है अराउंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अराउंड में ये वाला पार्ट सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, होती बहुत बेसिक सी बात है लेकिन वो थोड़ा अजीब तरीके से पूछते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पर। हमें बनाना क्या है भैया, बेसिकली हमें बनाना है MnO4 नेगेटिव, मतलब कि हमें बनाना है भैया पर मैग्नेट आयन। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये क्या है, मैग्नेट आयन। ऑब्वियसली देखिए कैसे बनाते हैं, Mn2+ लेते हैं, मैग्नेस का सॉल्ट होता है तो Mn2+ है। ये है भैया, इसको कहते हैं परऑक्सो डाई सल्फेट। परऑक्सो डाई सल्फेट, तो देखो होता क्या, परऑक्सो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड का बॉन्ड होता है। अब जिन्होंने पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो तुमने ये नहीं पढ़ा लेकिन ये पढ़ा होगा, देखो H2S2O8 इसका स्ट्रक्चर आपको आता होगा, तो बस उसी में से 2H+ हटा दिया गया है, ठीक है जी। तो वहां पर हमें क्या मिलता है, इस तरीके का परऑक्साइड लिंक मिलता है। और जहां कहीं भी परऑक्साइड लिंक होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। वो क्या करता है, मेरे साथ बोलिए, ऑक्सीडेशन करते हैं। भैया एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कहीं तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो देखिए यही ऑक्सीडेशन हो करके ये जो Mn+2 है वो Mn+7 में चला जाएगा, MnO4 नेगेटिव, मतलब यहां पर Mn+7 बन जाएगा। तो +2 से +7 तक ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है ये भैया, H2O8 2 नेगेटिव। आप कहोगे सर K+ तो आया नहीं, अरे नालायक प्राणी, अगर यहां पर हम K2 ले लेंगे तो यहां पर हम KMnO4 लिख देंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। तो ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, भैया दूसरे मेथड में हमने क्या लिया है, हमने लिया MnO2 KH एंड O2। अब समझना ध्यान से, बहुत आसान है। MnO2 में आएगा +4, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर किनारे एक ब्रह्मास्त्र लिख रहा हूं। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पहले कन्वर्ट होता है +6 में, +6 वाला बाद में कन्वर्ट होता है +7 में। बस हमें तरीके ऐसे अपनाने हैं किस तरीके से हम जा पाए, और ये बहुत जगह काम आएगा। तो देखिए ये कौन है भैया, बोलो बोलो मेरे साथ, +4। हमने क्या लिया, KOH, तो क्या है K+ एंड OH नेगेटिव। O2 क्यों लिया, ताकि ऑक्सीडाइज करा सकें, +4 को +6 में ले जा सकें। और पता है +6 में क्या लिखते हैं, इसको +6 में लिखते हैं MnO4 2 नेगेटिव। बोलो, अरे भैया ये तो +7 वाला है ना, +6 में ये लिखते हैं। और आपको ये पता है कि अगर बेस प्रेजेंट होगा तो ये +6 वाला बनता है। याद करो, पीछे वाले बात याद करो, OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो बेस वाली चीज बनती है। इतनी बात समझ में आई, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर था +4, यहां पर है +6, कृपया ध्यान दें भैया, यहां +4 और यहां पर +6। अब आगे जो कोई भी नौटंकी होगी, एसिडिक सॉल्यूशन हमने डाला तो बताइए क्या बनेगा, अरे बताया है, बोलो भैया, H+ डालेंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, +6 को H+, सर +6 अगर प्लस पा गया तो इसका मतलब +7 Mn क्या होता है, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट बनता है। बोलो ये बात समझ में आती है क्या, बस यही एक बेसिक बात आपकी खोपड़ी में टिक गई तो काम बन जाएगा। इसका तरीका ये है, +4 +6 +7, देखो +4 +6 +7, ठीक। अगले में भी यही करना है। देखो ऊपर वाली चीज को लिखने का तरीका बदल दिया गया है रिएक्शन में, क्या है, MnO2 में क्या है, Mn पर +4 है। अब देखो क्या लिखा है, फ्यूज्ड विद KOH, मतलब कुल मिला के KOH ही तो कह रहा है। फिर देखो ऑक्सीडाइज्ड विद एयर, मतलब क्या कह रहा है, O2। भैया एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अब कह रहा है या तो एयर लो या तो KNO3 ले लो। KNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब आपको क्या करेगा, एक छुट्टा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के चाहे आप KNO3 यूज करो चाहे आप एयर यूज करो, आप यही वाली रिएक्शन करवा रहे हो। अगर यही रिएक्शन करवा रहे हो तो +4 किस में जाएगा, अरे बोल रे बालक, MnO4 2 नेगेटिव जाएगा। बेटा तुमको याद नहीं रहती है बातें, इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूं। फिर अगले वाले में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो गारंटी है अगला MnO4 नेगेटिव है, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो +4 और ये रहा भैया +6, फिर ये कौन है, +7। इस ब्रह्मास्त्र से बहुत बड़ा काम बन जाएगा आपका, ठीक है। ये दो रिएक्शन अक्सर बच्चे को याद नहीं रहती हैं। अगला देखते हैं MnO4 नेगेटिव, इसको समझ लीजिए, या तो हमने इसको न्यूट्रल लिया है, अगर न्यूट्रल लेना पॉसिबल नहीं होता तो इसको स्लाइटली बेसिक कह देते हैं, ठीक है जी।
या तो न्यूट्रल कहिए या स्लाइटली बेसिक, यहां पर एक ही बात होती है, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव जब वो स्लाइटली बेसिक है या न्यूट्रल है, कृपया नोट डाउन कर लीजिए, तब अगर वो आई नेगेटिव मतलब आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, याद रखना होगा आयोडेट बनता है, IO3 नेगेटिव बनता है। यहां पर हुआ क्या है वो समझना जरूरी है। देखना भैया, यहां पर जो MnO4 नेगेटिव है +7 वो खुद को रिड्यूस करता है लेकिन इनको ऑक्सीडाइज करता है। तो इसके -1 को, यहां पर क्या था, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन आयोडीन, और यहां पर चेक करिए तो आपको मिल जाएगा +5। समझ रहे हो? तो -1 से +5 ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन देखने को मिलता है। कौन कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल हो, स्लाइटली बेसिक हो, उस कंडीशन में वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अगली चीज देखिए, H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। दिस इज थायोसल्फेट और ये कन्वर्ट हो जाता है SO4 2 नेगेटिव में। अगली चीज देखिए, Mn2+। अब एक बात देखो, यहां पर Mn+7 में है, सामने हमने Mn2+ लिया, साथ में हमने जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लिया, तो ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। हमारे पास है क्या, यहां Mn+7 में है, यहां +2 में है, तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कौन बनेगा भैया? MnO2 बनेगा, +4 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, हुआ क्या समझा देता हूं। +2 वाला +4 में आ गया, तो इसका क्या हुआ भैया? ऑक्सीडेशन। तो किसी का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हुआ है। तो MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होकर के MnO2 बनता है, ठीक है जी। ये रिड्यूस होकर के MnO2, सर रिड्यूस क्यों कह रहे हो? अरे भैया यहां पर Mn पर +7 है, +7 अपने आप को +4 बना रहा है, इसको कहते हैं रिडक्शन। +2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +4 बना रहा है। तो ध्यान रखना, अगर सामने Mn पर +7 है, सामने +2 है, तो मिलके +4 बनता है। आइए अब और थोड़ा भीषण वाली रिएक्शन पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। KMnO4 विद H+, आपने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये बहुत ही अच्छा शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है समझिएगा। Ki को देखिए, इनके स्वरूप पहचानिए, क्या लिखा है? K+ एंड I नेगेटिव, K+ एंड I नेगेटिव। जब KMnO4 भी H+ रहेगा, पीछे वाला जो मैंने पढ़ाया वो या तो न्यूट्रल था या तो स्लाइटली बेसिक था, अब की बार वाला शानदार एसिड है भाई साहब। अगर शानदार एसिड है तो ये देखिएगा, यहां पर जो KMnO4 है उसके Mn पर +7 है, यहां पर Mn पर +7 है, H+ के प्रेजेंस में वो रिड्यूस करके खुद को Mn+2 बनाता है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कोई भी होगा वो खुद को रिड्यूस करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो जब खुद को रिड्यूस करता है तो अपने आप को +7 से +2 बनाता है। अच्छा, खुद को तो इसने रिड्यूस किया, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो जो यहां I नेगेटिव है उसको वो I2 में कन्वर्ट कर देता है ना। तो यहां -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना आयोडीन का ऑक्सीडेशन है। यहां पर गलती से IO3 नेगेटिव मत लिख देना, गलत होता है। यहां पर इसका प्रोडक्ट जो है I2 बनता है। क्यों बनता है का सवाल नहीं है, याद करवा रहा हूं, बनता है, यह प्रश्न चिन्ह है, ठीक है जी। ओके, अगला देखते हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहते हैं तो मैंने ही जेई वाला चैनल पे पढ़ा रखा, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आपको कम टाइम में देना है तो इसलिए ऐसा बोलना पड़ेगा भी। आयरन का +2, ऑब्वियस सी बात है, इनका काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, तो +2 किस में चला जाएगा? आयरन के +3 में चला जाएगा। सिंपल है ना। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड COOH, फिर अगला है COOH, दो COOH एक साथ कनेक्ट कर दो, ये बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड। यहां कार्बन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 से +4 जाना, CO2 को इस तरीके से उड़ाना हो गया। देख लो एक बार, तो COOH इस तरीके से ऑक्सैलिक एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन। अच्छा, H2S की बात करें तो वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। H2S में निकालोगे तो सल्फर पर -2 होगा, -2 से 0 जाना ऑक्सीडेशन होता है, और ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम ये करते हैं। अब अगला देखिए, ये एक्चुअली यही है, बस यहां पर 2 नेगेटिव क्यों लगाया गया? 2 H+ यहां से उड़ा दिया गया है, तो इसका सॉल्ट के रूप में मिले तब भी आपको क्या करना है? CO2 गैस बना के उड़ाना है। अगला देखिए, H2SO3, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरस में जो सल्फर है उस पर आप देखेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, सल्फ्यूरिक में जो सल्फर उसमें +6 आएगा। तो +4 को +6 में कन्वर्ट करने का काम KMnO4 करता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे यहां देखो, 2 H+ हटा दो तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सल्फाइट आयन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, सल्फाइट सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रेट नाइट्राइट आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया।
ये नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, इसमें कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, उनको ऑक्सीडाइज करना है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को बढ़ाना है। आइए अगला देखते हैं। अगला कहां भैया, अगला आ जाइए, क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भैया बच्चों का सरदर्द है, खत्म कर देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट मतलब समझ गए ना, दो क्रोमेट आयन है, दो क्रोमेट मतलब दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम, ठीक है जी। अच्छा, बनाने का तरीका क्या है, क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। तो जानिए पहले क्रोमाइट ओर क्या होता है। क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4, ठीक है, दिस इज क्रोमाइट ओर। हम क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर में Na2CO3 मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डाल के समझ लीजिए कि हीट कर रहे हैं। अब समझना प्रोसेस क्या होता है, ये इसको रटेंगे तकलीफ में आएंगे, इसलिए मैं समझाने जा रहा हूं। क्रोमाइट ओर को पहले ध्यान से लिखिए, क्रोमाइट ओर को लिखिए तो ये पता चलता है ये कोई और नहीं, ये FeO.Cr2O3 है। एक बार देखिए, आयरन को एक ऑक्सीजन दीजिए, बाकी बचा हुआ पार्ट लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकाल के लिखिए, लिखिए लिखिए जो बोला मैंने, यहां पर आयरन +2 में है, यहां क्रोमियम +3 में है। यहां जो ये ऑक्सीजन है वो इस आयरन ऑक्साइड जो आपको +2 में दिखाई दे रहा है, इसको वो +3 में कन्वर्ट कर देगा, Fe2O3 बना देगा। दोबारा सुन लीजिए, ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेशन करना, तो यहां आयरन +2 में है, उसको +3 में कर देगा। यहां क्रोमियम +3 में है, उसको +6 में कर देगा, मतलब कि CrO3 बना देगा। देख लीजिए, यहां क्रोमियम +3 में है, उसको +6 में कौन कर रहा है, ये O2 कर रहा है। तो हुआ क्या, जो क्रोमाइट ओर है उसको देखने का नजरिया हमने बदला, नजारे बदलने थे हमें, तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में इस तरीके से लिखा। अच्छा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं कि दो ऑक्साइड का मिश्रण है ये जो आपका क्रोमाइट ओर है। अच्छा, ये जब ऑक्साइड बन गए इस तरीके से, ये रेलेवेंट ऑक्साइड बन गए, तो हमने देखा, इनको भी देखो ध्यान से, इनको देखा तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि Na2O.CO2 है। थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, देखो दिख रहा है क्या, हाँ सर यही लग रहा है। इनको मिक्स करो, देखो Na2O.CO2। अब खेल शुरू होगा एसिड बेस का, समझना। जब क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ऑक्साइड, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। ये बात आपको पीरियोडिक टेबल में मैं नहीं पढ़ाई है भैया। अच्छा, अब अगर ये एसिडिक है तो वो किससे रिएक्शन करेगा, बेसिक पार्ट से। तो ये बेस और ये एसिड ये आपस में गठबंधन कर देंगे। देखना भैया, ये कौन है बेस, ये है एसिड, ये कौन है एसिड, ठीक है जी, समझ लीजिए। तो ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, हमें लिखना चाहिए Na2O.CrO3। बोलो ये लिखना चाहिए, हाँ सर लिखना चाहिए। इसको हम कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे Na2CrO4। एक बार देखिए, एक बार देखिए, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ गया होगा। तो ये आपस में गठबंधन करके, और देखो CO2 तो गैस होती है भैया, गैस मौका पाते ही उड़ जाती है भैया, चाहे वो पेट में हो या कहीं और प्रेजेंट हो। तो CO2 ये भैया गैस के रूप में उड़ गया, बचा कौन, बचा ये है, दैट इज Fe2O3। अरे समझा रे बालक, रट्टेबाजी से नहीं आएगा, ये समझना पड़ेगा तब आएगा। आ गया सर समझ में। अब देखिए हमारे पास ये कौन था, सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट की जगह हमें क्या लाना, पोटेशियम, लेकिन उसको सोडियम को पहले क्या बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे समझो जैसे अभी एक क्रोमियम है, हमें तो दो क्रोमियम वाला केस चाहिए। तो दो क्रोमियम करने के लिए आपने सीखा कि एसिड डाल दो। अरे नालायक, एसिड मतलब वही H+, बोलो रे बाबा, H+ डालने से क्या होता था, याद नहीं आ रहा, भूल गए क्या। अरे नालायक प्राणी, CrO4 2 नेगेटिव को जब H+ में डालते हैं तो हमें वहां पर Cr2O7 2 नेगेटिव मिलता है, यही मिलता है ना जी, यस। काउंटर किससे करा दें, सोडियम से, तो यहां पर मिल जाएगा Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से क्या करा दें, सैचुरेट करा दें। तो सैचुरेट कराने पर K+ यहां चला आएगा और ये बन जाएगा K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर का बहुत सुंदर सा क्रिस्टल। अरे समझा रे, क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही बनाना था। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज होकर के बाहर आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस करने पर आनंद की अनुभूति हुई होगी, पूरा भरोसा है। ये देखिए भैया, समझिए यहां पर क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट H+ के साथ रखोगे तो ये खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करके क्रोमियम का
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। तो क्रोमियम जब कभी भी +6 के रूप में रहता है तो वो खुद को रिड्यूस करके +3 बनाता है। क्योंकि उसने खुद का रिडक्शन किया तो दूसरे का उसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखते हैं। H2S में हमें पता होता है कि सल्फर की खोपड़ी पर 2- है, इसलिए हम उसको क्या बनाएंगे, H2S वाले केस में न्यूट्रल सल्फर बना देंगे। सल्फर के रूप में H2S मिलेगा। देखो -2 जीरो में चला गया, -2 का जीरो में जाना ऑक्सीडेशन होता है। SN2+ किस में जाएगा, SN+4 में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा वो समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहां पे आपको बताया जाता है कार्बन फैमिली में आपको बताया जाता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए कि SN+4 जो होता है ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू 2+, इसलिए मौका पाते ही वो अपने आप को +4 में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है जी। अब आयरन का 2+ किस में जाएगा, आयरन के 3+ में। अगला क्या है, I नेगेटिव किस में जाएगा, I नेगेटिव जाएगा I2 में। ठीक है जी, देख लीजिए इन्होंने खुद को रिड्यूस किया तो बाकियों को क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीडाइज करना पड़ रहा है। ये बात आपको आनी चाहिए। अब एक चीज देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि कॉपर जो होता है कॉपर जो होता है फ्लोरीन के साथ ये CuF2 बना सकता है। तो यहां पर 2 फ्लोरीन है तो कॉपर पे क्या आएगा, +2। तो यही कह रहे हैं कि कॉपर +2 हाइलाइड तो जाना जाता है, पाया जाता है, लेकिन आयोडाइड वाला नहीं पाया जाता। समझाता हूं, Cu2 मतलब CuCl2 पाया जाता है लेकिन आयोडाइड नहीं पाया जाता। मतलब क्या होता है, मतलब है कि CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ब्रोमीन वाला भी एग्जिस्ट करता है लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन समझ लीजिए, वो रीजन इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा जाता है कि भैया ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, आखिरकार क्या वजह है कि ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करते। होता क्या है, खेल समझिए। खेल कुछ ऐसा है कि अगर इसको आप मान लिए, थोड़ी देर के लिए मानिए कि मानो एग्जिस्ट करता होता तो कॉपर पे आता 2+, भैया कॉपर पे सेकंड है ना, 2+ और 2 क्या होते, I नेगेटिव, 2 I नेगेटिव हो गए, तभी तो मिलकर के आपस में CuI2 बनाते अगर एग्जिस्ट करते। लेकिन खेल ऐसा है कि जो I नेगेटिव है वो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपने सुना होगा कि HI एक बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में लगा रहता है। कौन, I नेगेटिव। तो यहां पर यही गेम होता है कि जो ये कॉपर का 2+ था उसको वो क्या किस में कन्वर्ट करा देता है, कॉपर के +1 में। ये देखिए I नेगेटिव इसके साथ क्या करता है भैया, इसको कन्वर्ट करा देता है +1 में और I नेगेटिव खुद को बना लेता है I2। ध्यान दीजिएगा, खुद को क्या बना लेता है, I2। तो ये चीज वहां पर दिखाई देती है। दोबारा बता देता हूं, बालकों सुन लो। क्या हुआ, I नेगेटिव एक बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो वो कॉपर के 2+ को पकड़ता है, कॉपर के +1 तक ले जाके छोड़ता है। इनका तो रिडक्शन करा दिया और इसी चक्कर में खुद का उसने ऑक्सीडेशन करा लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HI या I नेगेटिव जहां कहीं भी प्रेजेंट होते हैं वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाना पसंद करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। होता क्या है, अगर ये एग्जिस्ट करता तो ये खेल हो जाता है, मतलब वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। लेकिन अब यहां पर अगर कॉपर +1 है तो कॉपर +1 को सामने अगर सॉल्यूशन में I नेगेटिव जो कि होगा ही, ये मिलकर के क्या बना देंगे, Cu2I2 बना देंगे। ठीक है, Cu2I2 बना देते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये अभी +1 में है। +1 में, अगर ये +2 होता तो ये दोबारा ऐसे रिड्यूस हो सकता था, लेकिन अब जहां तक पहुंचा है वो I नेगेटिव के साथ मिलकर Cu2I2 बनाता है। इसलिए कहते हैं कि कॉपर का +1 आयोडीन के साथ स्टेबल है, लेकिन कॉपर का +2 कभी आयोडीन के साथ स्टेबल नहीं है। इसका रीजन है, इन दिस केस कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजेस I नेगेटिव टू I2। उसी को उल्टा भी कह सकते हो कि I नेगेटिव ने कॉपर 2+ को रिड्यूस करके कॉपर बना दिया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हूं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भैया जिसमें से लैंथेनाइड्स हमने पढ़ा था कि सीने, अब याद करा रहा हूं वो सुन लो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो, इंजीनियर तुम ये भी लो। एक्चुअली 2 इंजीनियर बैठे हुए हैं और वो कुछ छलकाना चाहते हैं बॉटल्स में रख करके, तो एक को बड़ा तकलीफ हो गया है, प्रेम हुआ था उसको लेकिन उसका प्रेम रेडियो एक्टिव निकला, वो धड़ाधड़ छीण हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। इससे मैं क्या याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये 14 लोगों को लैंथेनाइड
कहते हैं, लैंथेनाइड के मेटल्स कहते हैं। इनके लीडर का नाम लैंथेनम है और लैंथेनम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। और लैंथेनाइड को ही हम क्या कहते हैं, 4f सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, 4f सीरीज कहते हैं। ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। मैंने क्या कहा था, प्रेम रेडियो एक्टिव है, तो ध्यान रखिए इन सब में सिर्फ पीएम ही ऐसा है, पीएम साहब ही ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है। सिर्फ यही प्रेम रेडियो एक्टिव है, बाकी लोग रेडियो एक्टिव नहीं हैं। तो याद कराने का ये मेरा तरीका था। अच्छा जी, अगली बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीरियम का जो नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर, दैट इज 58, फिर अगला होगा 59, ऐसे करते हुए आप आएंगे, इसका मिलेगा 71। ल्यूटेशियम का कितना होगा, 71। तो ये 4f सीरीज के मेंबर की कहानी है। अब समझिए, हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा अलग समझना होगा, फिर मैं चार्ट दिखाता हूं, सुनिएगा। क्या आपने लैंथेनम पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। लैंथेनम का मैंने आपको बताया था कि आप लिख दीजिए 6s2, फिर लिख दीजिए 5d1। बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था आपने, लैंथेनम बताया। तो लैंथेनम के बाद अब आता है सीरियम की बारी। तो सीरियम है क्या, बताइए, सीरियम है कहाँ का? अरे बेसिक बुद्धि लगाओ यार, ज्यादा खोपड़ी मत लगाया करो। क्या बताना है कि भैया जी सीरियम जो है 4f सीरीज का पहला मेंबर है। सर आप कहते थे 4f सीरीज का पहला मेंबर है तो F1 कर दो। अच्छा जी, तो देखो पहला मेंबर है, तो लैंथेनम तक तो हमने सेम छाप लिया, इसके बाद नया हमने क्या बनाया, खाली 4f1। सीरियम के बाद आप 7वें नंबर पर आता है गैडोलीनियम। देखिए 7वें नंबर पर गैडोलीनियम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 गैडोलीनियम। तो बताइए गैडोलीनियम में क्या करना होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जिस तरीके से याद करा रहा हूं कभी नहीं भूलेंगे। 5d1 7वें नंबर पर आप क्या लिखेंगे, बोलो 7। अरे बोल रहे नालायक प्राणी, यही आएगा ना, यस। अगला देखिएगा, सॉरी 1 मिनट। गैडोलीनियम के बाद लास्ट देखो कौन है, ल्यूटेशियम। लास्ट ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम में हमें क्या लिखना है, जेनॉन। और बताओ ल्यूटेशियम सबसे लास्ट में आता है, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर बुद्धू मत समझिए हमें, हम समझ गए कि 14 आएगा, निश्चित रूप से 14वें नंबर पर है, यहां से 14th नंबर पर है तो 14 आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम का बन गया। पहला, 7वां और 14वां ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। ये आने के बाद आपको कुछ बताने जा रहा हूं, वो सुनिएगा। जो ये 5d1 का नाटक आप देख रहे हैं, ये 5d1 सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर आएगा। पहले पर आएगा, 7वें पर आएगा और 14th पर आएगा। बाकी किसी भी, जैसे यहां PR, ND, PM, SM, इनमें कहीं भी आपको नहीं नजर आएगा 5d1। तो ध्यान रखिए उसको लिखते कैसे हैं, अब वो हमें सीखना। ध्यान दीजिए, केवल इन्हीं 3 जगहों पर 5d1 है। चलिए देख लेते हैं। सीरियम को देखो, सीरियम में देखो क्या दिख रहा है, 5, यहां पे क्या है, 5d1। अच्छा, यहां गैडोलिनियम कहां है, गैडोलिनियम में देखो, गैडोलिनियम में दिखेगा 5d1। इसके बाद ल्यूटेशियम में आकर के देखिए तो दिखेगा 5d1। आपको पहले ये आने चाहिए, अब बाकी कैसे जानना है वो देखिए। जैसे ये है प्रेसियोडाइमियम का देखना। अब हमें याद है कि सीने पर, तो ऐसे याद करना पड़ेगा, सीने पर मतलब दूसरे नंबर पर। तो सुनिएगा, आपने सीरियम लिखा, लेकिन हमने सुना कि भैया आप पहले 7वें और 14वें के अलावा कहीं पर अब नहीं आने वाला 5d1। तो वो 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, F में। ध्यान सुनिएगा, तो 5d1 का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे लिखते वक्त 4f2 और 6s2। लेकिन अब अगर एक एटॉमिक नंबर आप बढ़ा रहे हो तो वो नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, F के अंदर। तो देखिए डायरेक्ट लिखा है 4f3। इसके बगल वाला 3 क्यों लिखा है, यहां F1 लिखा, सर यहां F2 होना चाहिए, आपने गलत लिख दिया। नहीं रे बालक, F2 लिखते, लेकिन 5d1 यहां लिख नहीं सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन हमें इन्हें F में अंदर डाल दिया है। तो याद रखें, इसके बाद ये होता है। अगली बात यहां देखना, गैडोलिनियम के बाद आप अगर टर्बियम की बात करें तो वहां पर देखो 7 होता है, लेकिन अगर डी वाला यहां है तो 8 हो जाएगा, और क्योंकि एटॉमिक नंबर एक और बढ़ाया है तो यहां पर 9 आएगा। बस ये बात एक बार चार्ट में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल ये सावधानी से देखना है, बाकी को चार्ट देख करके ही समझ में आएगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, जहां सावधान करना था मैंने कर दिया है। लैंथेनाइड जनरली क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है जी, तो अगर वो कभी मान लीजिए +4 में बैठे हुए हैं तो अपने आप को वो +3 में लाना चाहते हैं। बस समझिएगा, जैसे सीरियम है, सीरियम पर जनरली +4 स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है सीरियम पर, +4 क्यों स्टेबल होता है, देखिएगा
यहां देखो नालायकों, सब लोग देखेंगे सीरियम में +4 इसलिए स्टेबल है क्योंकि अगर एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये डी से इलेक्ट्रॉन 1 निकाल दो, ये तो चारों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सीरियम जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, इनर्ट गैस गेन कर लेगा, इसीलिए जो हमारा सीरियम है वो +4 में पाया जाता है। तो इस तरीके से समझिए कि आपके लैंथेनाइड का इकलौता आदमी है जो +4 में रहना बहुत पसंद करता है। ठीक है जी। अब देखिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि यार सीरियम भले +4 में रहता है लेकिन उसकी दुनिया +3 है, वो अपने आप को दोबारा घुमा फिरा के +3 तक लाएगा, क्योंकि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तक सबको लौटना होता, सबको अपने घर लौटना है, तो +4 वाला +3 में जाएगा। अब एक बात बताओ, जो खुद का रिडक्शन करवाता है नालायकों, जो खुद का रिडक्शन कराता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कोई पूछे कि सीरियम +4 क्या है तो कहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो अपने घर लौटेगा तो अपना रिडक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए YbN LU में अगर आप देखें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो सुनिएगा भैया, जो कि +2 में ये स्टेबल रहते हैं, चेक कर लीजिएगा क्यों पीछे, ठीक है। +2 इनका एक काम करना, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन बताओ कहां से निकाला जाता है। अगर मैंने +2 कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 6s से निकलेगा, कहीं 4f से मत निकाल देना, ठीक है। ओके सर, मान गया आपकी बात। अगर 2+ है तो आपको पता है कि वो कहां तक जाएंगे, +3 तक, तो YB +3 तक आएगा और LU +3 तक आएगा। ये सब लोगों को अपने घर लौटना है +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तक। अब एक बात बताओ, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, स्वतः अपने आप को ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हे नालायक महोदय, ये क्या कहलाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताइए Lu2+ एंड Yb2+ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हैं, तो कहना क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज कराकर +3 तक ले जाते हैं। इस चक्कर में वो खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दूसरे का रिडक्शन, अगर दूसरे का रिडक्शन तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग रिड्यूसिंग हैं लेकिन ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक एलॉय है दैट इज मिस मेटल बोलते हैं इसको, व्हिच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनाइड्स 95% एंड आयरन 5%। ये ध्यान रख लीजिएगा, एक एलॉय है जहां पर, जिसका नाम बड़ा फेमस है, जो बहुत पूछा जाता है, दैट इज मिस मेटल। वहां पर लैंथेनाइड जो होता है, लैंथेनाइड के जो मेटल्स होते हैं वो हम लेते हैं 95% और 5% हम आयरन लेते हैं, उनको मिक्स करके हम ये एलॉय बनाते हैं। ठीक है जी, रटना है, शुद्ध रूप से याद करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता है कि डायामैग्नेटिक एंड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपने वो सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये बात आती होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए जितने भी D0 टाइप के, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम पर अगर मैं +3 कर दूं तो D0 हो जाएगा। अब D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, तो हम कहते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है। जिंक 2+ में क्या मिलेगा, D14 नहीं D10 मिलेगा। क्या मिलेगा, D10 मिलेगा। तो जिंक 2+ में D10। अब बताओ D के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये तो एग्जाम्पल है, समझना ये है कि F के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो सारे, इसका मतलब उसके पीछे वाले सारे पेयर्ड मान लेंगे तो क्या माना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगर F में 14 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि F में 14 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उस चक्कर में ये सारे डायामैग्नेटिक होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक होना। और उस कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट आता है =√NN+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, वो मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन शो करता है। आई होप यहां से आप निकालना सीख रहे होंगे। आइए अगली बात करते हैं कलर पर। कलर का रीजन जान लेंगे थोड़ा। MnO4 नेगेटिव, ये होता पिंक पर्पल कलर का। MnO4 नेगेटिव में होता क्या है, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कलर का जो रीजन है यहां पर वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। यहां पर डी ट्रांजिशन नहीं है। सुन लीजिए दोबारा ये लाइन, यहां पर डी ट्रांजिशन नहीं है। ये बात हमने कहां सीखी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। यहां अगर मैं Mn की बात करूं तो यहां पर Mn+7 में है, और Mn+7 का मतलब है D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जब D के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या वो डी ट्रांजिशन कर सकता है, नहीं। D to D जो ट्रांजिशन हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो तभी पॉसिबल है जब D में इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है +7 की वजह से। तो यहां पर जो ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज है उसका चार्ज जो है इसके अंदर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से कलर आता है इसका पर्पल कलर। तो कोई पूछे कि MnO4 नेगेटिव में कलर का रीजन क्या है तो कहना चार्ज, लिख देता हूं मैं, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है।
चार्ज ट्रांसफर की वजह से स्पेक्ट्रा इसका नजर आता है, इसका कलर नजर आता है। इसका एक रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यही रीजन डीप येलो कलर ऑफ CrO4 2 नेगेटिव में भी है और यही रीजन आपके ऑरेंज कलर का यहां पे भी है। यहां पर क्रोमियम पर +6 है, यहां पर क्रोमियम पे +6 है, दोनों में D0 है, लेकिन यहां पर तब भी कलर आते हैं तो इसका मतलब DD ट्रांजिशन तो नहीं, क्योंकि DD ट्रांजिशन के लिए D0 में पॉसिबिलिटी ही नहीं आ सकती, इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है DD ट्रांजिशन के लिए, इसलिए यहां पर भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, जैसे वहां हो रहा है, जैसे यहां हो रहा है। इसकी शकल सूरत बना देंगे सर, हम नहीं बना पाएंगे, एक बार बना के बता दीजिए। अरे नालायक प्राणी, बहुत आसान है, वो जो Mn वाला था वही गेम तो यहाँ खेलना है। यहाँ पर नेगेटिव करो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कैसे बनाएंगे भैया? क्रोमियम ऑक्सीजन, यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव इधर, 1 नेगेटिव इधर, ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको आने जरूरी हैं। अब बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज की, यहां से थोड़ा कम आता है, यहां पे जो भी सवाल आता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये है, थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाउरे। मैडम नूडल्स लाउरे, याद कर लीजिए इसको अभी अभी मेरे साथ, क्या? थॉर के पापा ने यूं बोला, तो थॉर में जो TH है उसका 90 आता है एटॉमिक नंबर। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाउरे। लॉरेंसियम बोलते हैं LR, जिसका होता है 103। ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये सारे क्या है आपको पता ही है कि देखो भैया, D ब्लॉक हो F ब्लॉक हो, वो सारे कैसे होंगे? अगर मेटल हैं तो ज्यादातर सिल्वरी व्हाइट होते हैं। अच्छा जी, लेकिन देखो भैया, एक्टिनाइड में जितने लोग लिखे गए हैं ये सब के सब कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है, सब के सब रेडियो एक्टिव है। लेकिन उधर लैंथेनाइड में सिर्फ प्रेम रेडियो एक्टिव था, बाकी ये देखो थॉर से लेकर के लॉरेंसियम तक सब के सब लोग रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक बार जस्ट देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी पता नहीं है इनका, है ना, वो पूछते तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन कभी भी दिमाग घूम सकता है, ठीक है। एक बार इसको नजर मार लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक, ओके। अब बात करते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का मतलब है यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स। तो यूरेनियम का देखिए कितना होता है? 92। तो जिस किसी का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ये यूरेनियम के बाद जितने भी हैं, नेपच्यूनियम, ये सब जितने भी लिखे गए हैं 103 तक, ये सारे के सारे लोग ट्रांस यूरेनियम मेटल्स कहलाते हैं, मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले, तो 92 के बाद आने वाले, ठीक है जी। आइए अगली बातचीत क्या है भैया जी? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया जी, ये आपकी खोपड़ी में गूंजना चाहिए, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए, जो प्लूटोनियम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये दो थोड़ा ज्यादा पूछता है, और यूरेनियम, ठीक है। तो ये तीनों पर थोड़ी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखना, जो प्लूटोनियम है उसका हाईएस्ट आता है +7, और उसके साथ किसका आता है? नेपच्यूनियम। ये दोनों आपकी खोपड़ी में टिके होने चाहिए। +7 किसका? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम का आता है। एक बार सीरीज देखिए, एक्टिनियम का +3 आता है, ज्यादातर क्या आएगा? +3। देखो इनका भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, देखो सबका। लेकिन थोरियम का क्या आएगा? +4। ध्यान रखिएगा, थोरियम का क्या आता है? +4। एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कृपया देख लें। तो एक्टिनियम का +3, थोरियम का +4, और इनके +7 आपकी खोपड़ी में रहने चाहिए, ठीक है। पहले बात तो ये याद करो। अब देखो कितना आसान है, 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा लिख लिया करो। लिखने के बाद देखो 3 4 5 6 7 ऐसे थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है इनके हाईएस्ट यहां तक के, फिर इनके बगल वाला, बस इतना तक जानना है, सब नहीं जान पाओगे, बहुत कठिनाई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है। ये पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। हल्का सा हिंट मैं दूंगा कि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां के लिए जिम्मेदार है 5F, और जो लैंथेनाइड कहां गया भैया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है 4F के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस ये बात जान लीजिए और इसका जवाब दीजिएगा कि आखिरकार एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर क्यों होता है विद रिस्पेक्ट टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। रीजन हल्का सा हिंट दे दें, और कि भैया 4F का जो सील्डिंग पावर है वो थोड़ी कुछ हो भी सकता है ठीक ठाक, इनका तो एकदम घटिया होता है। 5F का बहुत ही खराब सील्डिंग पावर है, ठीक है जी। मिलते हैं हम आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए।